जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका पैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम जो मध्य प्रदेश स्पेशल मध्य प्रदेश पीएससी एमपी पीएससी जो है उसका स्पेशल जो है यूनिट 10 है जिसमें जो है आयोग जो है संवैधानिक आयोग, संविधिक आयोग और कार्यकारी आयोगों के बारे में जो है पूछा जाएगा। और कम से कम इससे 10 प्रश्न आने हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। और बहुत 2-2 घंटे 3-3 घंटे की लंबी वीडियोज़ बनाई गई हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एकदम थ्रू द पॉइंट वाली वीडियो एकदम दे रहा हूँ और विद कॉन्सेप्ट के साथ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। चलिए, और हमने इससे पहले मेलों का और मध्य प्रदेश के किलों का, मध्य प्रदेश की गुफाओं का वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिया है। और ओलंपिक के सभी कॉन्सेप्ट्स जो है 2022 के डेफ ओलंपिक भी हैं उसमें, और टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, सभी के सभी उसमें करंट अफेयर्स भी कवर हैं, ओलंपिक का इतिहास भी कवर है। तो वो वीडियो को भी मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, जो अपने आयोग दिए हुए हैं उनमें से मेनली जो है राष्ट्रीय राष्ट्रीय व प्रादेशिक आयोग हैं, ठीक है। उसमें राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर के जो हैं आयोग हैं, जिसमें से संवैधानिक आयोग हैं, उसमें से कुछ कुछ संविधिक आयोग हैं, कुछ कार्यकारी आयोग हैं। तो हम इस वीडियो में जो है मेनली संवैधानिक आयोग के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू सबके बारे में दे दूंगा। आप इतना अंतर कर पाएंगे कि कौन सा आयोग जो है वो संवैधानिक है, कौन सा संविधिक है, कौन सा कार्यकारी आयोग है। लेकिन हम अभी विस्तृत चर्चा जो है जितने भी संवैधानिक आयोग हैं उनकी करेंगे अभी 2-3-4 पार्टों में। फिर उसके बाद हम संविधिक की करेंगे, उसके बाद कार्यकारी तो बहुत छोटा है, ठीक है। इसमें मेनली अपन भारत निर्वाचन आयोग की चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ जो है फैक्टों के विषय में देख लेते हैं कि आखिर संवैधानिक संविधिक ये चीज़ क्या है, आखिर ये अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे संवैधानिक आयोग, तो इसमें सीधा सा आप ये देख लीजिए कि जिनका वर्णन अनुच्छेद में होता है। अनुच्छेद में वर्णन का मतलब क्या है कि जिनका वर्णन जो है संविधान में होता है, संविधान में किया गया होता है। इनकी मूल शक्ति का स्रोत जो है, इनको मूल जो पावर मिलती है, इनको इनको डायरेक्ट संविधान से इनको मूल पावर मिलती है। और इनमें भी कोई भी बदलाव करना हो तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। संविधान संशोधन करना पड़ेगा कोई भी बदलाव करने के लिए। मतलब बहुत पावरफुल संस्थाएं होती हैं ये, और इन्हें ही संवैधानिक आयोग कहा जाता है। ये सीधे सीधे पावर का सोर्स इनका संविधान होता है, सीधे सीधे संविधान में इनके बारे में लिखा गया होता है। विभिन्न विभिन्न अनुच्छेदों के थ्रू इसमें जो है इनकी शक्तियों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। इनमें से आज आप ये बता पाएंगे कि कौन सा संवैधानिक आयोग है, कौन सा संविधिक आयोग है। और भारत निर्वाचन आयोग के विषय में आज अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखिए, अभी अपन संवैधानिक आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपका भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में जो है इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 तक मेनली इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, मतलब यूपीएससी के विषय में भी है, अनुच्छेद 315 में वर्णन किया गया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जैसे या स्टेट पीसीएस आप बोल सकते हैं, स्टेट पीएससी, ये यूपीएससी है अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में ही स्टेट पीएससी का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग, जिस तरह भारत निर्वाचन आयोग है उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग भी 243 के अनुच्छेद 243 के में जो है इसका वर्णन किया गया है। सबके विषय में अपन जानेंगे कि इसका किसका किया गया फंक्शन होता है। बिल्कुल आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कैग। कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका वर्णन अनुच्छेद 148 में है। इसके कार्य जो है अनुच्छेद 149 में दिए गए हैं, जो कि एमपीपीएससी में पहले ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है सारी की सारी, बिल्कुल आप हल्के में नहीं लेंगे इनको, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मतलब एससी आयोग, सीधे सीधे आप बोल सकते हैं नेशनल एससी आयोग, नेशनल शेड्यूल कास्ट आयोग, ये अनुच्छेद 338 में है, ठीक है। फिर एक संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, ये जैसे यहाँ पर का दिख गया ना, का दिख गया, जैसे ए इसको मान लीजिए आप, का छोड़िए 338 ए, 338 ए आप ऐसे लिखिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीधे सीधे इसको देखिए 338 ए। 338 ए में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये 338 क्या है, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब ओबीसी आयोग, ये अनुसूची 338 बी। तो जहाँ पर ए और बी आपको दिख जाते हैं ना, तो वहाँ पर आप सोचिए कि इनको अलग से जोड़ा गया है संविधान में, ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा। अभी अपन देखेंगे, ठीक है, आगे पूरी चर्चा करेंगे अपन। इसके बाद अपन देखते हैं, अभी अपन ने देख लिया संवैधानिक आयोग। तो कितने संवैधानिक आयोग हैं हमारे पास,
भारत निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या स्टेट पीएससी, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है, और 3 नीचे हैं आपके, तो टोटल 8 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, टोटल 8 आपके में संवैधानिक संस्थाएं दी हुई हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं। चलिए अब देखते हैं अपन संविधिक आयोग। संविधिक आयोग के विषय में अपन चर्चा करते हैं। संविधिक आयोग जो है संसद राज्य विधायिका के अधिनियम के द्वारा गठित निकाय संविधिक निकाय कहलाते हैं। मतलब क्या है इनका, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कोई अधिनियम लाया जाता है, इनकी शक्ति का स्रोत होता है अधिनियम। अधिनियम या एक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, अधिनियम या एक्ट कहते हैं जिसे, कि कोई कानून बनाया जाता है, इनके लिए स्पेशली कानून बनाया जाता है और उसी कानून के तहत जो है इनकी इनकी जो शक्ति का स्रोत है, इनके काम का दायरा है, वो जो एक कानून बना दिया जाता है, एक अधिनियमित कर दिया जाता है एक अधिनियम के तहत। जैसे ये देखिए, जैसे जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, ठीक है, इसको जो है इसके लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया। मतलब 2010 में एक जो है एनजीटी का अधिनियम बनाया गया, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आयोग के लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया, एक नियम बनाया गया, और इसके तहत ये काम करता है। इसकी शक्ति का स्रोत संविधान नहीं होता, इसकी शक्ति का स्रोत जो है अधिनियम होता है, एक कानून होता है, एक नियम के तहत जो है संसद के द्वारा बनाया गया होता है। संसद ने इसको अलग से बनाया होता है, संविधान में इसका व्याख्या नहीं होता। इसे हम संविधिक आयोग की श्रेणी दे देते हैं। अब देखते हैं कितने जो है संविधिक आयोग हमारे पास हैं। आप बिल्कुल अंतर तो कर पाएंगे आज। अगर आपसे प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है, तो आप बता पाएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे एनजीटी हो गया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये मैंने इसका अधिनियम अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि आप समझ सकें कि ये कैसे होता है, जैसे, ठीक है। मानवाधिकार आयोग, ये भी संवैधानिक नहीं है, संविधिक आयोग है। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग भी संविधिक आयोग है, ठीक है। बाल संरक्षण आयोग भी संविधिक है, सूचना आयोग भी संविधिक है, सतर्कता आयोग भी संविधिक है, खाद्य संरक्षण आयोग भी संविधिक है। ये सारे आपके में जो है दिए गए हैं। अब देखते हैं कार्यकारी आयोग। कार्यकारी आयोग क्या होते हैं? कार्यकारी आयोग जो है इसको अधिनियमित नहीं किया जाता, इसको बस सरकारी आदेश से बना दिया जाता है। इनकी प्रकृति जो है सलाहकारी होती है, सलाह दे सकते हैं, है ना। हालांकि इनडायरेक्टली बहुत पावरफुल होते हैं, सलाहकारी संस्था के रूप में ये ऑफिशियली होते हैं। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग आपका और राजनीति आयोग, ये दोनों के दोनों जो है केंद्रीय सरकारी आदेश से बनाए गए हैं, ठीक है। इनके लिए कोई अधिनियम नहीं है, न संविधान में कहीं इनका कोई वर्णन है, इनका कहीं कोई वर्णन नहीं है, बस सरकार के आदेश के द्वारा इनको बनाया गया है। इसीलिए इनको नॉर्मली जो है बदला भी जा सकता है, कभी भी इनका नाम चेंज कर देते हैं। जैसे योजना आयोग हुआ करता था, इसको नीति आयोग कर दिया बिना किसी दिक्कत के। राज्य, ये पूरी तरह सरकार के ऊपर जो है निर्भर करता है कि सरकार इनको कैसे जो है ट्रीट करना चाहती है, इनको ख़त्म भी कर सकती है। पहले UIDAI है ना, जो आधार कार्ड बनाने के लिए संस्था थी, वो पहले इसी में कार्यकारी निकाय के तहत ही काम करती थी, लेकिन फिर इसका विरोध किया गया तो इसको संविधिक आयोग में डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, हालांकि याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जस्ट बता दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन अपना पहला जो है संवैधानिक आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, या इसे अपन शॉर्ट में बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं बार बार ECA शब्द का प्रयोग करूंगा, इसको आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको बोलेंगे, ठीक है। और एक मैं शब्द करूंगा, एक यूज़ करूंगा मैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं CEC शब्द का यूज़ करूंगा, इसका मतलब हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ECA का मतलब हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके विषय में अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये एक संवैधानिक आयोग है, तो यह एक जिम्मेदार किस लिए संस्था, ये संस्था बनाई क्यों गई है? तो हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं, मैं बताऊँगा कौन कौन से चुनाव ये करवाता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार संस्था है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से क्या मतलब है? जैसे चाइना में भी जो है, चीन में भी चुनाव कभी होते होंगे, ठीक है, पाकिस्तान में होते हैं जैसे, लेकिन वहाँ पर आर्मी जो है, आर्मी डायरेक्ट रूप से जो है उसमें इन्वॉल्व रहती है, तो उसको अपन बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चुनाव में, किसी भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है चुनाव जो है बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, जनता के द्वारा चुना हुआ नेता ही आना चाहिए बिल्कुल, और उसके लिए बिल्कुल कोई भी धांधली ना हो, इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार संस्था होती है भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। और इस बात का पूरा पूरा ये ध्यान रखती है कि कहीं भी कोई भी धांधली ना होने पाए, कुछ भी ना होने पाए, और पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र जिम्मेदार जो है चुनाव हो। और अगर कहीं पर गड़बड़ी पाई जाती है तो उस चुनाव को रद्द भी कर सकती है संस्था, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक एक शब्द आपको बताया जाएगा डिटेल से, ठीक है। इसका जो है
इसका जो है वर्णन अगर आप देखेंगे तो भाग 15 में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है तो भाग 15 में किया गया है। अनुच्छेद जैसे मैंने बताया 324 से 329 तक, ठीक है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका इसका जो है वर्णन भाग 15 में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस किस अनुच्छेद में है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता के दिवस के रूप में मनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस बार का लेटेस्ट जो है 2022 का मतदाता दिवस की थीम क्या है? मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। मतलब इसका इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थीम। आप इंग्लिश में ही याद रखिए तो ज़्यादा ये सही रहेगा, ठीक है। मैं इसको हिंदी में हालांकि लिख दिया हूँ, एक बार फिर से बोल देता हूँ। मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। मतलब इसका कहने का मतलब सभी तक जो है, जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, सभी उसमें भाग लें, सभी पहुँच सकें, ठीक है, सभी पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसको ऐसे करके आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में। इसके प्रथम अध्यक्ष देख लेते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रथम महिला अध्यक्ष इनकी वी एस रामा देवी थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इनको पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और रट लीजिएगा। प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, अगर आ गया तो बहुत सारे बच्चों से नहीं बनने वाला। इसके प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त थे शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो इन सबसे ज़्यादा ऊपर इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं, तो सुशील चंद्रा हैं। ये अब वर्तमान में अभी नहीं है, अभी 4-5 दिन पहले चेंज हो गए हैं। अगर आपने सुशील चंद्रा पढ़ रखा है तो आप एग्ज़ाम सेंटर में आप गलती करके आएंगे। ये 24वें नंबर के थे। वर्तमान में जो है 25वें नंबर के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार के हो गए हैं राजीव कुमार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम में प्रबल संभावना है कि आपसे ऐसे पूछेगा, आपके 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है या फिर 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। वर्तमान में राजीव कुमार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। पहला जो है चुनाव करवाया गया था इसके द्वारा 1951-52 में, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। इसका मुख्य क्या कार्य होता है? आम चुनाव करवाना। आम चुनाव से क्या मतलब है भाई? आम चुनाव से मतलब है आपके जो है लोकसभा के चुनाव करवाना, ठीक है, लोकसभा के प्रधानमंत्री वाला चुनाव करवाना, सीधे सीधे बोल सकते हैं इसको। राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, इसके मेन काम है, ठीक है। राज्य विधानसभा का चुनाव करवाना, राज्य विधानसभा का चुनाव करवाना, ठीक है। और राज्यसभा का चुनाव करवाना। निर्वाचन की तिथि भी यही तय करती है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। आचार संहिता का पालन भी यही करवाती है, यही संस्था है भारत निर्वाचन आयोग। संसद सदस्यों की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये अच्छा पॉइंट है कि संसद जो सदस्य होते हैं उनकी जो निर्भरता है, मतलब उनको जो उचित नहीं समझता, इस पर ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। तो ये सलाहकारी बोर्ड के रूप में भी काम करता है। विधायकों की निर्भरता पर ये राज्यपाल को सलाह दे सकता है, ठीक है। और राज्यपाल को सलाह दे सकता है, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और राष्ट्रपति को भी सलाह दे सकता है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति को क्या सलाह दे सकता है, एक और ये सलाहकारी बोर्ड के रूप में काम करता है कि राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि राष्ट्रपति शासन अगर किसी स्थान पर लगा है तो वहाँ पर 1 वर्ष के बाद चुनाव करवाना है कि नहीं करवाना, इसलिए भी ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। देखिए 3 टाइप से सलाह देता है। पहला सलाह ये सांसद को जो है निर्भर साबित करने के लिए एक सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को, या विधायकों को जो है स्टेट लेवल पर जो होते हैं एमएलएज, उनको जो है निर्भरता साबित करने के लिए उनका राज्यपाल को सलाह दे सकता है। एक राष्ट्रपति शासन वाले एरिया में वहाँ पर चुनाव करवाना है कि नहीं, ये भी राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकता है, ठीक है। और प्रचार प्रसार की अनुमति भी देता है, पार्टियों को भी मान्यता यही देता है। नवीनतम पार्टी जो कौन सी है? एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है नवीनतम राष्ट्रीय जो है पार्टी है। 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं अपनी, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वाला हो गया, और आप देख लीजिएगा, तो है, इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए वीडियो लंबा हो जाएगा मैं अगर आपको बताने लग गया तो। और स्थानीय निकाय, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करवाता है ये, ठीक है। स्थानीय निकाय मतलब क्या हो जाते हैं, जो आपके पंचायत हो जाते हैं, नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव हो जाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार संस्था नहीं है। इसके लिए आगे बताया जाएगा आपको, राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसके लिए जिम्मेदार संस्था है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। विधानसभा के चुनाव करवाती है, लेकिन ये स्थानीय निकाय मतलब नगरीय निकाय के और ग्राम पंचायत के चुनाव बिल्कुल नहीं करवाती है। इनका वेतन जो है भारत की संचित निधि के द्वारा भुगतान किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे जी हैं सब क्लॉज दिए हुए हैं, तो उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ 324 से 329 के बीच में क्या क्या बोला गया है। ईसीए मतलब 324 में बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया ईसीआई हो गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना
कैसे करनी है, इसको हटाना कैसे है, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया इसकी क्या होगी, अनुच्छेद 324 में बताया गया है। अनुच्छेद 325 में क्या बताया गया है, वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट है ये, वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट नहीं है, वोटर लिस्ट जो आपकी होती है जिसमें जो है वोटरों के नाम होते हैं, उसमें लिंग, धर्म, जाति, वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 326 क्या कहता है, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब क्या हो गया कि जो है 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी इसमें चुनाव जो है वोटिंग में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 326 ऐसा कहता है, ठीक है। पहले जो है वोट डालने की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आता है कि जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन हो जाता है, ठीक है। अगला है आर्टिकल 329। इससे क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, मुख्यतः परिसीमन में, ठीक है। तो जैसे ये जो भारत निर्वाचन आयोग जो है ये परिसीमन करता है, मतलब कितने एरिया में जो है लोकसभा का प्रत्याशी होगा, कितने एरिया में, मतलब एक एरिया डिसाइड करता है, हर सीट के लिए एक एरिया डिसाइड करता है। तो उसमें जो है न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, पूरी तरह स्वतंत्र संस्था है। हाँ, अगर कहीं पर धांधली हुई है तो आप उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन इसके कार्य में, इसके कार्य प्रणाली में न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, पूरी तरह से स्वतंत्र बॉडी है। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 324(1), ठीक है। मैंने बताया था आर्टिकल 324 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 324(1) में क्या दिया हुआ है, भारत में ईसीए होगा, ईसीआई होगा, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होगा, उपरोक्त निकायों का चुनाव करवाना, उपरोक्त निकायों का चुनाव करवाना, मतलब किसका किसका, जैसे मैंने बताया राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, जो है एमएलएज का, और लोकसभा, राज्यसभा, आम चुनाव इसी को बोल देते हैं ना, और जो है जो ऊपर अपन ने डिस्कस किया है उनका सभी का चुनाव करवाना, ये आर्टिकल जो है 324 फर्स्ट बोलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसके विषय में आपको जानना चाहिए, ठीक है। जैसे और दूसरा आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 324(2). ये क्या कहता है, इसमें निर्वाचन आयोग की संरचना दी गई है, इसमें निर्वाचन आयोग की संरचना दी गई है। इसमें क्या होगा, एक सीईसी होगा, सीईसी मैंने बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा इसमें। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, और अन्य कितने आयुक्त होंगे, वो राष्ट्रपति जितने उचित समझता है उतने। राष्ट्रपति एक जो है पूरी तरह से मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करने वाली जो है पद है, तो मतलब इनडायरेक्टली जो है मंत्रिपरिषद जो है जितना चाहती है, वो जितना सरकार चाहती है उतने कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है आप राष्ट्रपति ही चुनेंगे। तो एक तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और अन्य जो है जितने भी उचित समझ लेता है राष्ट्रपति उतने होंगे, ठीक है। और जो है क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी है, 25 जनवरी 1950 से 16 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था थी, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ सीईसी हुआ करता था, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करता था, वही हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ एक सदस्यीय संस्था ही हुआ करती थी। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि 61वां संविधान संशोधन हुआ, और उसके बाद जो है वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो जिससे जो है वोटरों की संख्या काफ़ी बढ़ गई, और ये एक सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य नहीं कर पा रही थी, इस पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया था, ठीक है। यही बात नीचे लिखी भी होगी शायद, जी हाँ लिखी हुई है। तो इसी के कारण जो है क्या हुआ कि 1990, इसी के कारण जो है एक सदस्य से दो सदस्य कर दिया गया था, सॉरी, एक सदस्य से जो है इस डेट के बाद जो है आपका 16 अक्टूबर 1989 के बाद जो है इसको जो है एक सदस्य से बढ़ाकर इसमें 1+2 कर दिया गया, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया और दो अन्य चुनाव आयुक्त हो गए। ये मुख्य चुनाव आयुक्त ही आयोग का जो है मेन मुखिया होता है, और चुनाव आयुक्त जो है और दो और जो होते हैं वो अन्य और अपॉइंट कर दिए गए, जिससे कि इनका बोझ जो है कुछ कम हो सके, ठीक है, ये संस्था अच्छे से काम कर सके, इसलिए दो की और जो है इसमें नियुक्ति कर दी जाती है। लेकिन 1990 से 1993 के बीच फिर इसे एक सदस्यीय संस्था कर दिया गया, मतलब जो दो और जो है चुनाव आयुक्त जोड़े गए थे उनको फिर से हटा दिया गया, और एक ही चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ही हो गया 1990 से 1993 तक। लेकिन 1993 1 अक्टूबर 1993 को जो है फिर से इन्हें आभास हुआ कि ये जो है बहुसदस्यीय ही करना इसको ठीक रहेगा, तो फिर से 1+2 की संरचना आ गई, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया और दो अन्य जो है निर्वाचन आयुक्त हो गए, ठीक है, चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयुक्त कुछ भी बोल सकते हैं। तो 1+2 की संस्था जो है ये बहुसदस्यीय संस्था हो गई, और अभी वर्तमान में यही जो है सिस्टम चला आ रहा है 1+2 का, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है राष्ट्रपति जो है इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, बहुसदस्यीय संस्था है और इसमें लिखा है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। इनकी सैलरी तथा योग्यता का कोई भी वर्णन कहीं पर भी नहीं किया गया है। इनकी सैलरी तथा इनकी योग्यता का वर्णन मतलब इनकी योग्यता कितनी होगी ये इसका वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। इनका जो है टाइम पीरियड कितना होगा, पदावधि जिसको बोल सकते हैं अपन, वो कितना होगा, इसका वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। अपन अभी देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 324(3) में क्या कहा गया है कि CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही आयोग का अध्यक्ष होगा। मैंने बताया आपको कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वही आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो ऐसा किस में कहा गया है, तो आर्टिकल 324(3) में कहा गया है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 324(4), ठीक है। इसमें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यों में प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, जिससे चुनावों का बोझ कम किया जा सके। देखिए, जैसे राज्यों में भी ये चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार होता है विधानसभा वगैरह का, ठीक है, MLAs का चुनाव करवाने के लिए। तो वहाँ पर अगर यही जो सब कुछ देखेगा, इसको विकेंद्रीकरण कह सकते हैं एक तरह से, तो यही सब कुछ देखेगा तो इसके लिए मैनेज करना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए जो है जो राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति जो है राज्यों में प्रादेशिक आयुक्त मतलब इनकी हेल्प के लिए, ठीक है, रीजनल जो कमिश्नर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कर देगा, ठीक है। उनकी नियुक्ति कर देगा जो सीधे सीधे रिपोर्ट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सीधे सीधे आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट करेंगे ये, और उन्हीं के तहत जो है उन्हीं के दिशा निर्देशों में जो है यहाँ पर चुनाव करवाएंगे। कहाँ पर? राज्यों में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। जो है आर्टिकल 324(5) में क्या कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति तय करेगा संसद के बनाए नियमों के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जो अन्य आयुक्त होते हैं, वर्तमान में 1+2 की संरचना चल रही है, उनकी जो है शर्तें, पदावधि मतलब वो कब तक रह सकते हैं, ये सब राष्ट्रपति तय करेगा। लेकिन राष्ट्रपति कैसे तय करेगा? अपने दिमाग से तय नहीं करेगा वो। संसद के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं इसके लिए जो है अधिनियम बनाया गया है। इनकी जो सेवा शर्तों के लिए मतलब इनका पदावधि कैसा होगा, इनका वेतन कैसा होगा, इनको हटाया कैसे जाएगा, इसके लिए जो है नियम बनाया गया है, अधिनियम बनाया गया है। लेकिन ये पूरी तरह से संवैधानिक संस्था है। बस इनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर हो गया, इनका पदावधि हो गया, इनके लिए एक अधिनियम बना दिया गया है और ये अधिनियम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये अधिनियम है निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी जो है पदावधि राष्ट्रपति तय कहाँ से करता है, कब से करता है, तो याद रखिएगा निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 के तहत करता है, ठीक है, जो संसद के द्वारा बनाया गया अधिनियम है। इसमें इसकी धारा 3 में क्या लिखा गया है, अब थोड़ा सा गौर से करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धारा 3 में इसके लिखा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य आयुक्त होंगे उनकी सेवा शर्तें जो होंगी ना, उनकी सेवा शर्तें मतलब उनका वेतन हो गया, उनका जो वेतन वगैरह हो गया, वो सुप्रीम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है ना, अपना सुप्रीम कोर्ट है मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उसके जजों के समान रहेगी। याद रखिएगा इस पॉइंट को, उनके जजों के समान होगी, चीफ जस्टिस के समान नहीं होगी। चीफ जस्टिस की सैलरी 2.8 लाख होती है पर मंथ, और उनके जो अन्य जज होते हैं ना, अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी 2.5 लाख होती है उनका वेतन, तो उन्हीं के समान होगा उनका, ठीक है। CJI के नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह नहीं होगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान होगा। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि यहीं पर आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और धारा 4 में इनकी पदावधि के विषय में बताया गया है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो है इनकी पदावधि होगी। ये दो अधिनियम आपको याद रखने, इसी अधिनियम के तहत जो है इनका सब कुछ जो है सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह इनका सब तय होता है, ठीक है। ये दो अधिनियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324(5) में ही बताया गया है कि राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देंगे, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, फिर से याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट के जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में और कौन से क्रम के हैं, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समान नहीं होती है, सिर्फ जो वहाँ पर जज होते हैं उनके समान होती है इसको हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, जो महाभियोग है ना, महाभियोग शब्द का प्रयोग हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है और किसी के लिए नहीं किया जाता, तो महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली 324(5) में ही कि राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देंगे और इनके हटाने की प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज को हटाने की प्रक्रिया होती है उन्हीं के तहत होगी। अन्य दो निर्वाचन आयुक्त, यहाँ पर जो है थोड़ा सा
सा अंतर किया गया है। आप अभी जो है थोड़ा सा अनुभव कर रहे होंगे, आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा अगर, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो अन्य आयुक्त है, जो अन्य 2 और आयुक्त हैं, इनमें कोई अंतर नहीं दिया गया है। बस ये प्रमुख होता है और इसके अलावा इनमें कोई अंतर नहीं होता है। सैलरी वगैरह सुविधाएं सब इनकी सेम होती हैं, बस ये इनका अध्यक्ष होता है, इनका प्रमुख चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर किया गया है। अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की सिफारिश से जो है हटा सकता है। तो मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटा सकता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हटते हैं ना, वो आर्टिकल 124 4 और 124 5 के तहत इसमें दिया गया है। हालांकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 324(6) में कहा गया है कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। अनुच्छेद 324(6) में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। अब उनको जैसे कर्मचारी चाहिए होंगे उनके सहूलियत के हिसाब से, तो कर्मचारी जो है उपलब्ध करवाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। एक और मैं आपको जो 8 जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक तो आपकी बीजेपी हो गई, एक आपकी कांग्रेस हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक आपकी बहुजन समाज पार्टी हो गई, एक आपकी हो गई नेशनल कांग्रेस पार्टी हो गई एनसीपी, एक हो गई आपकी तृणमूल कांग्रेस हो गई, एक हो गई आपकी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो गई, एक आपकी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, एक आपकी एनपीपी हो गई जो नवीनतम है एनपीपी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आप देख लीजिएगा एक जो है ईवीएम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है। और 1982 में पहली बार जो है केरल में जो है केरल के जो है पारुल विधानसभा सीट पर ईवीएम का यूज़ किया गया था। एक और टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा, वीवीपैट। वीवीपैट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल फेयर ऑडिट ट्रोल। वोटर वेरीफाइबल जो है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है। और 2013 में जो है नागालैंड में एक विधानसभा सीट पर, नॉक्सन विधानसभा सीट पर जो है पहली बार इसका यूज़ किया गया था। और 2017 के गोवा विधानसभा में पूरी तरह से यूज़ किया गया। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वीवीपैट का पूरी तरह से यूज़ किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी वर्तमान में राजीव कुमार हमारे 25वें जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। और उनके अलावा अनूप चंद्र पांडे जो है वर्तमान में अभी एक चुनाव आयुक्त हैं, एक की जो है पोस्ट अभी खाली रखी हुई है, ठीक है। तो चलिए अगला वीडियो नोट है आपके लिए, अगला संवैधानिक आयोग जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तब तक इसके लिए अच्छे से नोट्स बना लीजिए। हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के मेले, जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश के किले, मध्य प्रदेश की गुफाएं तथा ओलंपिक के सभी कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। मस्ट वॉच वीडियो है, आप जरूर देखिएगा, आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा। एमपीपीएससी में भी बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस। तो वीडियो देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी लेकिन मोटी बात आपको बता दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।